वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 9th की बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और इसके राइटर हैं डेबोरा कावली। इसमें आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है एवलिन ग्लीनी के बारे में, दूसरा पार्ट आपका बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में। हम भी अपने डबल पार्ट में ही इसे कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम एवलिन ग्लीनी के बारे में आज पढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम बिस्मिल्लाह खां जी को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई तो अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है और वहाँ पर बहुत क्राउड थी। उस क्राउड में एक लड़की थी 17 ईयर्स की और वो एवलिन ग्लीनी ही थी और वो अपनी एज से थोड़ी छोटी लग रही थी। जैसे ही ट्रेन उसके प्लेटफॉर्म के पास आई तो उससे वाइब्रेशन होने की वजह से वो नर्वस फील करने लगी। वो नर्वस इसलिए फील कर रही थी क्योंकि वो पहली स्कॉटिश लड़की थी जिसे लंदन जाने का मौका मिला था म्यूजिक सीखने के लिए रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूज़िक में। उसको म्यूजिशियन बनने की राह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। यू कैन से दैट कि औरों के अपेक्षा उसे ज़्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि वो पूरी तरीके से सुन नहीं पाती थी, वो पूरी तरीके से डीफ थी। उसकी मदर कहती हैं कि हमें इसके बहरे होने का या उसके हियरिंग पावर ना होने का हमें जब फील हुआ जब वो 8 ईयर्स की थी केवल। एक टाइम हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था और उसमें एवलिन को पियानो प्ले करना था। जब उसकी चांस आई तो उसका नाम अनाउंस किया गया पर वो उठी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि वो उठी क्यों नहीं, उसका नाम तो बहुत अच्छे से अनाउंस हुआ है। तब मुझे जाके पता चला कि एवलिन को सुनने की शक्ति नहीं है। उसने बहुत दिनों तक इस चीज़ों को अपने सोसाइटी से, अपने क्लासमेट से, अपने स्कूल में अपने टीचरों से ये चीज़ें छुपा के वो रखती रही। लेकिन उसकी जो क्लास टीचर थी वो इस चीज़ को जान गई। वो पर्सनली मुझसे मिलने आई, उसने हमें एडवाइस भी दी कि आप अपने बच्चों को हियरिंग टूल ला कर दीजिए। सेकंड, आप उसको इस स्कूल में भेजिए जिसमें इस तरीके के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। हम लोग बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एवलिन के लिए क्या कर पाएंगे। बट एवलिन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कहा था मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करूँगी और म्यूजिशियन बन के भी दिखाऊँगी। सी वॉज डिटरमाइंड। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा तो उसने इस चीज़ को भी डिटरमाइन कर लिया कि अब वो भी इसको प्ले करेगी। उसके जितने भी टीचर्स थे सोसाइटी में उसको हमेशा डिमोरलाइज करते थे, डिमोटिवेट करते थे, बट वो कभी हार नहीं मानती थी। उन टीचर्स में से एक टीचर और थे, रॉन फॉर्बिस, जो एक ड्रम बीटर थे। उन्होंने इसकी कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से पहचान लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे की हेल्प करूँगा और इसको सपोर्ट करूँगा। वो 2 ड्रम लेकर के आए और उन्होंने एवलिन से कहा कि बेटा तुम इसे अपने कानों से मत सुनो, तुम इसे अपने बॉडी के अदर पार्ट से इसे फील करने की कोशिश करो। इसके बाद एवलिन कहती है कि जैसे ही मैंने उनके ड्रम बीट को सुना तो मुझे ये फील होने लगा कि जब वो बड़ा वाला ड्रम बीट करते थे तो मेरे वेस्ट का जो ऊपर वाला पार्ट था वो ज़्यादा मूव करता था और ज़्यादा उसको सेंस कर पाता था। जब वो छोटा वाला ड्रम बीट करते थे तो जो मेरे वेस्ट का नीचे वाला भाग था उस चीज़ से मैं उसे फील कर लेती थी। फॉर्बिस ने ये चीज़ें बार बार रिपीट की और जितनी भी वाइब्रेशन की साउंड कह लीजिए, आप सेंसेस कह लीजिए, वो सारे मेरे माइंड में, मेरे बॉडी पार्ट्स में पूरी तरीके से समा गई थी और बाकी तो हार्ड वर्क से करना ही करना था। उसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक ऑर्केस्ट्रा भी ज्वाइन किया, वो इंग्लैंड भी गई शो के लिए और उसके बाद उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो सोलो परफॉर्मेंस देगी। उसने अपने कॉलेज में अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, अपनी पूरी एजुकेशन भी ले ली। उसके बाद में एवलिन ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने बहुत बेवरी वाला काम किया। वो कहती है कि ये तो सबके लिए इक्वल है ना, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बिल्कुल आप एक्नॉलेजमेंट रखते हैं कि आप उस चीज़ को ज़रूर पालेंगे। बस जैसे ही वो अपने शिखर पर पहुंची, अपने एक्नॉलेजमेंट की बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंची, तो वो पूरी तरीके से बहुमुखी, आप इसे कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड म्यूजिशियन बन गई थी। उसे 1-2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने का अंदाज़ नहीं था बल्कि 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने को उसको पूरी तरीके से नॉलेज था। अब तो वो बिजीएस्ट म्यूजिशियन भी बन गई थी। उसकी सुनने की शक्ति न होने की वजह से उसके रास्ते में कभी भी कोई अड़चन नहीं आई। वो अपने सिर्फ हार्ड वर्किंग से ही इस टॉप पर पहुंची थी। एक टाइम था, हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे थे, उसने हमारी एक भी बात को नज़रअंदाज नहीं किया और हंस कर के बोली
कि जब भी वो किसी दाढ़ी वाले या मूंछों वाले इंसान को देखती है तो उसे पहचानने में या उसकी बात को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है। केवल होठों तक देखने की बात नहीं है, उसकी आंखों में देखने में प्रॉब्लम होती है और उसके पूरे चेहरे के जेस्चर को देखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसे स्कॉटलैंड की लैंग्वेज बोलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी और उसे फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से आती थी। और जहाँ तक उसके संगीत सुनने की बात है तो वो ये बोलती थी कि मेरे बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक पूरी तरीके से रमा हुआ है, चाहे आप उसकी स्किन ले लो, चाहे आप मेरे बाल ले लो, चाहे मेरे आप चीक्स ले लो, सारी चीज़ें मुझे सेंसेस देती हैं म्यूज़िक के बारे में। जब वो ज़ाइलोफोन बजाती थी तो उसकी स्टिक से उसकी उंगलियों में उसकी वाइब्रेशन जाते थे। जब कभी वो परफॉर्मेंस के लिए किसी स्टेज पे जाती थी तो अपने शूज़ को नीचे रख देती थी ताकि जो वाइब्रेशन हो तो उसके पैरों से जाकर के उसके ऊपर तक पहुंच जाए। और वो ये बोले कि इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, ये तो सब कोई करता है, कोई कान से सुनता है तो कोई बॉडी पार्ट से सेंस करता है, इसलिए वो अपने शूज़ को नीचे उतार देती थी। खैर, उसने अपने ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन किया था। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उसे उस साल का बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी दिया था। ड्रम बीट बजाने वाले जो एक टीचर थे, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा कि गॉड ने उसकी हियरिंग पावर तो छीन ली, उसकी बल्दी में उसे ऐसी यूनिक पावर दी है जो हम लोगों में से किसी के पास नहीं है। हम लोग म्यूजिक केवल सुनते हैं और बोलते हैं, बट शी कैन फील इट, लेकिन वो इसे फील कर सकती है और शायद इसी वजह से वो अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाती है। एवलिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो वर्कोहॉलिक है, उसे काम करने का नशा है। वो कहती है कि जैसे क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं वो अपने म्यूजिक के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे मुझे भी करना पड़ता है और जितना उन्हें अपना रिज़ल्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिलता है। एवलिन जेलों में, हॉस्पिटल में और जो नए नए म्यूजिशियन बच्चे होते थे उनके लिए वो फ्री में ही अपने म्यूज़िक कंसर्ट्स करती थी और एक डीफ चिल्ड्रन के लिए एक फंड भी चलता था, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करके बच्चों को कंसल्ट करवाती थी। वो उस समय के जितने भी हैंडीकैप बच्चे थे उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन थी और वो बच्चे उससे मोटिवेट होकर के कहते थे कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे हम अचीव नहीं कर सकते हैं। एवलिन अपनी इस एज में अपने से बड़ी एज वालों के बराबर की अचीवमेंट हासिल कर चुकी थी। उसे ड्रम, तबला, सारी चीज़ बजाने में बहुत अच्छे से नॉलेज थी। उसने उन विकलांग बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणा दी है जिसे वो कभी नहीं भूल सकते हैं और वो कहते हैं कि ये वो ऐसा इसलिए कर सकती क्योंकि वो डिटरमाइंड थी अपने सारे एम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने लाखों ऑडियंस को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।